नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग एक बार आ जाएं, क्लास को शेयर कर दें, हम क्लास से जुड़ जाएं। फिर मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूं। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। एक बार जितने भी लोग हैं सारे लोग आ जाएं, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये क्लास आपको डेली इसी टाइम पे 7 बजे से मिलती है। आज थोड़ा सा मैं 10 मिनट लेट हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो सभी लोग आ जाए, फिर एक साथ ही क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाए सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग आ जाएं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, जो भी बीपीएससी वाले हैं, वो सभी बीपीएससी वाले जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी भी है। वो खुशखबरी मैं इस क्लास के बाद दूंगा। वो क्या खुशखबरी है, विथ नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। ठीक है ना, कि क्या क्या आया है, किस तरीके से आया है, तो वो ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4.0, क्या बीपीएससी 4.0, बीपीएससी स्टेट 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह सुनहरा मौका है। आप लोग क्लास से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स एवं मेंटरशिप मिलेगा। आप सभी लोग पेपर से घबराएं ना, इन सब के लिए भी हम आपके साथ रहेंगे। इसमें फैकल्टी लिखा ही है रोहित तिवारी, तो वो मैं ही रहूंगा। रोहित मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एडमिशन मेरे नाम पे होगा, पढ़ा कोई और रहा है, ये भी नहीं आपके साथ समस्याएं आएंगी। इसके लिए आपको 96 28 95 92 37 पे संपर्क करना। इसके अलावा जो लोग यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और वो रिवीजन बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, वो अपनी क्लास को रिवाइज करना चाहते हैं, जिनका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। कल मैंने आप लोगों को लीवर पढ़ाया था। आज मैं इस क्लास में आपको मैंने बताया था लीवर, और जितना अब तक क्लास कराया था कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का, उससे जुड़ी हम आपको क्या देंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा वह आपसे कराया जाएगा। तो आप सभी लोग एक बार आ जाएं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक कब होगा? जब हम क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक कब होगा? जब हम क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। एक बार बता दीजिएगा, वॉइस वॉइस क्लियर है ना? चलिए, बबीता कुमार सिंह जी गुड इवनिंग, ब्रजेश यादव जी नमस्ते, लता जी गुड इवनिंग, ममता कुमारी गुड इवनिंग, राधे राधे, अशोक पाल गुड इवनिंग, चंद्र प्रभा जी गुड इवनिंग, संगीता कुमारी गुड इवनिंग, विनोद कुमार जी गुड इवनिंग, कंचन यादव जी गुड इवनिंग, ब्रजेश यादव जी। चलिए, सभी लोग आ जाएं, क्लास से जुड़ जाएं, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़ते हैं उतने लोग जुड़ जाएं। तो सभी लोग आ गए हैं, उम्मीद हमको यही है। चलिए, तो बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब वस्तु का भार अधिक होगा, वस्तु का आयाम अधिक होगा, वस्तु का भार कम होगा या वस्तु का आयाम कम होगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो ऊपर से कोई बल लगता है, मतलब एक ऐसा बल जो कि किसी भी वस्तु या पिंड को कहा, पृथ्वी की ओर ढकेलने का कार्य करता है। मतलब वह बल जो पृथ्वी के ऊपर आरोपित हो रहा है, अपने आप ही लग रहा है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण को हम जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो आप क्या बताओगे? देखो, जी से दो चीजें होती है, कैपिटल जी होता है कि स्मॉल जी। तो गुरुत्वाकर्षण को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका मान होता है 9.8 मीटर। ठीक, और यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है, अगर कोई भी पिंड जब आप फेंकते हो या कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हो, तो वह क्या होती है, सीधे जमीन पे आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी द्वारा किसी भी चीज को अपनी ओर जो आकर्षित कर रहा है, क्या पृथ्वी जो है किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को जो ऊपर जा रही है, उसको जो अपनी ओर खींच रहा है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण, मतलब पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। या पृथ्वी पर आरोपित बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। मतलब पृथ्वी क्या है, ये आपकी धरा है, पृथ्वी है। अब आप कोई पेन लो, अब पेन को ऊपर से फेंकोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम फेंके तो ये ऊपर चली गई, या आकाश है, या मान लो कि कोई बॉल है, वो बॉल तुम फेंके, और जब तुम बॉल फेंकोगे तो वो बॉल बॉल क्या होगी, वह बॉल ऊपर ना जाके कहां आती है, सीधे नीचे की ओर आती है।
तो ये जो ऊपर ना जाके नीचे की ओर जो आपकी ये बॉल आई, यह क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होता है वह वस्तु का भार अधिक होगा, तब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब वस्तु का भार क्या होगा, अधिक होगा। जितना देखो, अब इसका कैसे आप वेरीफाई करोगे कि सर ये कैसे मैं मान लूं कि इतना ही होगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। आप छत पे चले जाओ और छत पर से दो चीजें फेंको, एक कागज का टुकड़ा लो और एक आप क्या लो, एक पत्थर का टुकड़ा लो। क्या लो, एक कागज का टुकड़ा लो और एक आप पत्थर का टुकड़ा लो। अब कागज के और पत्थर के टुकड़े को उतनी ही दूरी से आप फेंको, तो जमीन पे पहले कौन गिरेगा, कागज का टुकड़ा या आपका आपका कौन सा गिरेगा, पहले कागज का टुकड़ा गिरेगा या फिर ऊपर से जब फेंकोगे तो उसको क्या कहते हैं, पत्थर गिरेगा, कौन गिरेगा सबसे पहले, जल्दी से बताओ। तो याद रखना, तो उस समय क्या गिरेगा, तो उस समय जो गिरेगा वह आपका गिरेगा क्या, कागज पत्थर का टुकड़ा। जल्दी, क्यों, क्योंकि पत्थर का टुकड़ा क्या है, पत्थर का टुकड़ा वजन है और कागज का टुकड़ा क्या है, कागज का टुकड़ा हल्का है। तो इसलिए यह याद रखना, यह क्या होगा, वस्तु का भार अधिक होगा, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखो कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज्यादा प्रभावशाली है, द्वितीय प्रकार का, प्रथम और द्वितीय प्रकार का, प्रथम प्रकार का, तृतीय प्रकार का, बताओ। शकीला बानो गुड इवनिंग, रेनू मौर्य, रेनू मौर्य जी प्रणाम। चलिए बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो अगर मैं बात करूं तो जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, यह उत्तोलक क्या होता है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रभावशाली होता है, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। इसके साथ ही साथ बात करें तो इसमें जो एक्सिस होगा, इसमें एक्सिस और रेजिस्टेंस, एक्सिस और रेजिस्टेंस किनारे पे होगा, बीच में क्या होता है, इसमें इसमें बीच में होता है आपका क्या, एफ, एफ मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, बल क्या होगा, बीच में होगा, याद रखना। अब मैं अगर बात करूं कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या होगा, मैंने कल आपको बताया था, बैट, नाव का खेना, हॉकी स्टिक, ये सब क्या होते हैं, यह तृतीय प्रकार का क्या होता है, उत्तोलक होता है। इसके अलावा और भी हमने आपको तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल दिया था। और जैसे आपका एनाटॉमिकल स्थिति में पूछ ले कि एनाटॉमिकल स्थिति में तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी से बता दो। कल ही मैंने अभी बताया है आप लोगों को, कल ही बताया है, इसको बताओ क्या होगा। ये चीज मैंने आपको कल ही बताया था, जल्दी से कमेंट करो, इसके अलावा क्या होगा। कल बताया था मैंने सारी चीजें, आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी से बता दे रहा हूं, इसलिए तड़ातड़ एकदम जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ कल मैंने जो समझाया वह आप लोगों को समझ में आ गया। तो क्या बताओगे इसमें, जैसे आप क्या, एल्बो का फ्लेक्शन, कोहनी का क्या, आपका फ्लेक्शन करना, पैर सीधा करके क्या करना, सिटअप्स करना, क्या पैर सीधा करके क्या करना, सिटअप्स करना। इसके अलावा डेल्टाइड मांसपेशियों का क्या, संकुचित होना, ठीक, ये सब जीते। इसके अलावा नी का फ्लेक्शन, घुटने का फ्लेक्शन और नी का फ्लेक्शन। अब अगर मैं बात करूं कि जो आपका क्या होता है, आपका जो हाथ का जो कोहनी होता है या कोहनी के जोड़ में जो ट्राइसेप होता है, यह ट्राइसेप का कार्य क्या होता है, ट्राइसेप का कार्य क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, उसका जो कार्य होगा वह अगर पूछेगा तो वह जो है फर्स्ट क्लास लीवर होगा। लेकिन अगर कोहनी की मैं बात करूं, कोहनी का क्या फ्लेक्शन, क्या होना, फ्लैक्स होना, वह क्या कहलाएगा, वह जो है आपका क्या कहलाएगा, वह जो है आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से उत्तोलक में बल, आधार तथा भार के बीच में होता है, प्रकार फर्स्ट और सेकंड, प्रकार फर्स्ट, प्रकार सेकंड, प्रकार थर्ड,
बताओ जल्दी से। विजय यादव जी गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, देखिए मजा नहीं आएगा तभी, ठीक है ना, जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तब। देखो अब अगर मैं बात करूं कौन से उत्तोलक में बल आधार था भार के बीच में होता है, तो ये जो बल उत्तोलक होता है इसमें आधार था भार, क्या कह रहा है, आधार। देखो कौन से उत्तोलक में बल आधार तथा भार के बीच में होता है, किसके बीच में, बल आधार तथा भार के बीच में होता है, मतलब एक्सिस और किसके बीच में, आधार था भार, भार मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स। तो एक्सिस और रेजिस्टेंस के बीच में अगर फोर्स है तो वह कौन सा प्रकार का उत्तोलक होगा, तो वह क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया तृतीय प्रकार का उत्तोलक। देखो वही क्वेश्चन वही उत्तोलक का प्रकार है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या हो गया, बदल गया। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन बदल गया। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही घुमाता है, याद रखना। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बल का गुण नहीं है, बल का गुण नहीं है, फोर्स का गुण नहीं है। फोर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बल वह धक्का या निकाय है जो क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित होता है तो उस वस्तु की क्या स्थिति में परिवर्तन आता है। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा तो मतलब बल नहीं लगा। बल तभी माना जाएगा जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होगी। अब स्थिति का मतलब क्या, स्थिति का मतलब यह है कि जब उसके आकार प्रकार में चेंजेस आएंगे। मतलब जैसे रोटी को लो, तो जैसे रोटी बनाना होता है तो तुम क्या करते हो, बल लगाते हो तो टिक्की बन जाती है, बल लगा के उसको बेलते हो तो वो बड़ी हो जाती है। जैसे तुम अपने आप को खुद को लो, जब तुम क्या करते हो, जब घर का बल लगता है, जब वाइफ का तुम्हारे बल लगता है तो तुम्हारा क्या स्थिति होता है, तुम अपनी स्थिति में क्या कर लेते हो, बदलाव कर लेते हो। अपनी स्थिति में कैसे बदलाव करते हो, अपनी स्थिति में आप ऐसे बदलाव कर लेते हो कि पहले रहते थे दोस्तों यारों मित्रों के साथ घूमते रहते थे, रात बिरात आते थे, अब क्या है, एकदम टाइम बजा नहीं, बीबी का फोन आया नहीं कि घर पहुंच गए। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स लगा ना तुम्हारे ऊपर, एक दबाव आया बीवी का, जिसकी वजह से तुम क्या टाइमली घर पहुंच जा रहे हो। दोस्तों के बीच में भी होता है, देखो भाई मेरे घर से फोन आ जाएगा मैं जा रहा हूं। हाँ, तो वो वाली स्थिति। तो वही चीज है कि जब एक्सटर्नली फोर्स होता है तो उसकी स्थिति में बदलाव आ जाता है। ये तो मैं एक मानवीय गुण की बात कर दिया, लेकिन असली में क्या है, मान लो कोई वस्तु रखी है कहीं पे, बीवी तुमसे गुस्सा हो गई, अभी भी गुस्सा हो गई तो क्या कर देगी, उठा के वस्तु को पटक दी। अब पटक दी तो उसका जो स्थिति है आकार प्रकार में चेंजेज होगा ना। पता लगा बर्तन है तो बर्तन क्या होगा, या तो टूट जाएगा, फूट जाएगा या पिचक जाएगा, तो उसके आकार प्रकार में चेंजेस हुआ ना, उसी को बल कहते हैं, याद रखना। तो वही कह रहा है बल का गुण नहीं है। बल का गुण कौन नहीं है, बल की दिशा, बल की रेखा, बल का स्रोत, बल संप्रयोग का बिंदु। तो क्या होगा, तो क्या बताओगे, बल का स्रोत क्या होगा, बल का स्रोत, याद रखना। बल का बल का स्रोत। तो देखिए चलिए तो बात करते हैं क्या होगा यह बल का स्रोत। बल का स्रोत नहीं होगा, याद रखना। निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा नियम अव्यक्त है या बराबर या में, जहां चलो क्या होगा, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा नियम अभिव्यक्त होता है, F बराबर यम या F इंटू ए, जहां F प्रयुक्त बल, यम वस्तु का द्रव्यमान, ए वस्तु का त्वरण। लॉ ऑफ मोमेंटम, इसको बताया था मैंने, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ अप्लाइड फोर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया। बताओ क्या होगा,
बताओ भाई जल्दी बताओ। तो क्या बताओगे? इसको हम क्या कहते हैं? निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा नियम अव्यक्त होता है? F बराबर यमे, या जिसमें F क्या है? बल, M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, A क्या है? वस्तु का त्वरण, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम, या लॉ ऑफ अप्लाइड फोर्स, या लॉ ऑफ मोमेंटम। तो हम इसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं, याद रखना। संवेग का नियम इसको बोलते हैं, हम क्या कहते हैं? संवेग या आवेग का नियम कहते हैं, जिसमें F बराबर क्या होता है? प्रयोग, फादर बराबर माँ। मैंने आपको बताया था क्या? फादर बराबर माँ होता है। यह क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि बल जो होता है वह द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। क्या होता है? बल जो होता है वह द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान और क्या? त्वरण के बराबर होता है। मतलब इस जितना द्रव्यमान हो जितना त्वरण है उन दोनों के बराबर है। या कोई वस्तु है उस पर हम जितना बल या कुल बल जो वस्तु पर लगाएंगे और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वह वस्तु का क्या? जो त्वरण है वह क्या होगा? के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यह क्या कहता है? यही कहता है लॉ ऑफ मोमेंटम। कौन सा नियम है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम। क्या है? न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यह निकलता है। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानव शरीर की गतिक्रिया का, मानव की प्रकृति का, या फिर आप बताओ मानव के शरीर संरचना का, या मानव अंगों की क्रियाओं का। शरीर रचना विज्ञान की बात कर रहा है तो जायज सी बात है कि शरीर रचना विज्ञान की जब हम बात करेंगे तो ये शरीर रचना विज्ञान जो है रचना की बात कर रहा है, संरचना की बात कर रहा है, मतलब मानव के शरीर की संरचना की बात करेगा। मानव के शरीर की गति की अगर बात आती है तो उसको हम कैंसियोलॉजी कहते हैं, याद रखना। ठीक है ना। अंगों की क्रियाओं की अगर हम बात करें तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं उसको हम? इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, याद रखना। कोणीय चाल है, रेखीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं। रेखीय व कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं। कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं। उपरोक्त सभी बताओ क्या होगा जल्दी से। तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से तो कोणीय चाल क्या है? रेखीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं। रेखीय व कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं। या फिर अगर हम बात करें आप लोगों से कि जो आपका कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं, या उपयुक्त सभी, तो क्या बताओगे? तो याद रखना कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं। क्या? कोणीय दूरी की दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय चाल कहते हैं, याद रखना। कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं। मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, कोई खिलाड़ी है, जब वह चलता है तो चलते समय वह क्या करता है? अपने हाथ और पैरों में जो भी क्रियाएं होती है वह जैसे हाथ क्या करता है? झटक रहा है, आगे ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है, आगे ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है, तो क्या होता है? यही क्या होती है? कोणीय चाल होती है, याद रखना। कोणीय चाल मैंने बताया था क्या होता है। जब क्या होता है? गति परिवर्तित होती रहती है। जब एक सीधी स्ट्रेट में चल रहा है तब ठीक है, लेकिन जब उसके एंगल में बार बार परिवर्तन हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है? एंगल में। अब जब हाथ झटक रहा है, कभी छोटा, कभी ज्यादा, कभी बड़ा, कभी लंबा, तो जब छोटा बड़ा ज्यादा दौड़ रहा है, या फिर जब दौड़ रहा है
तो ये क्या होता है, जिसके एंगल में बार बार परिवर्तन हो रहा है ना हाथों की मूवमेंट में, तो वही क्या हुआ, वही हो गया कोणीय चाल। तो इसी का जो दर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय चाल कहते हैं। मतलब कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं, याद रखना। ठीक, चलो। किस प्रकार के उत्तोलक में भार बल था आलंब के बीच में होता है? क्या कह रहा है, भार जो होता है यह जो है बल तथा आलंब, मतलब फोर्स बीच में हो जाएगा और आपका एक्सिस एक किनारे, और आपका सॉरी ये रेजिस्टेंस बीच में हो जाएगा, एक्सिस एक किनारे और फोर्स एक किनारे, यह बात कर रहा है। रेजिस्टेंस बीच में है तो यह क्या हो जाएगा, यह टाइप सेकंड हो जाएगा, याद रखना। मैंने बताया था कूड़ा गाड़ी को याद रखना, क्या करोगे, कूड़ा गाड़ी को याद रखोगे, और कुछ चीजें मैंने बताई थी, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खिलाड़ी के लिए शारीरिक संदर्भ स्थिति से दूर, संतुलन से परे शरीर के अंगों के संचालन से शरीर में निम्नलिखित में से किसमें असंतुलन उत्पन्न होता है? गुरुत्व केंद्र में, कार्डियल एक्सिस में, घूर्णन में, जड़त्व के प्रधान एक्सिस में। मतलब जो इनर्सिया है उसके मेन एक्सिस में किसमें होता है? एक खिलाड़ी के लिए शारीरिक संदर्भ स्थिति से दूर, संतुलन से परे शरीर के अंगों के संचालन में। संतुलन से परे मतलब जिसमें आपका क्या होता है, संतुलन नहीं होता, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, वह किसी भी स्थिति में है। चलने से शरीर में किसमें असंतुलन उत्पन्न होता है? मतलब जब आप संतुलन की स्थिति में नहीं हो, आप डगमगा रहे हो। संतुलन की स्थिति कब होता है? जब गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर होता है। संतुलन की स्थिति कब बनती है? जब आपका कार्डियल पॉइंट एक ही बिंदु पर क्या करता है, कटते हैं। उसके अलावा जब आप चलते हो तो आपका क्या होता है, या मान लो कहीं खड़े हो तो आपका सरफेस क्या हो, चौड़ा हो। ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? यह सब डिपेंड करते हैं आपको संतुलन बनाए रखने के लिए। अब बात यहां क्या कह रहा है, जब संतुलन की स्थिति न हो उस स्थिति में तो क्या होगा, क्या कह रहा है कि संदर्भ स्थिति से दूर, संतुलन से परे शरीर के अंगों के संचालन में शरीर में निम्नलिखित में किसमें असंतुलन उत्पन्न होता है? तब आप होता है। मतलब जब गुरुत्व केंद्र में होगा तब तो संतुलन बन ही जाएगा, कार्डियल एक्सिस में होगा तब भी संतुलन बन जाएगा। तो यह पूछा संतुलन से परे शरीर के अंगों के संचालन में शरीर में निम्नलिखित में से किसमें असंतुलन उत्पन्न होता है? जब घूर्णन और इसके साथ ही सॉरी किसमें होता है, आपका कार्डियल एक्सिस और जड़त्व के प्रधान एक्सिस में, मतलब मेन एक्सिस में जब होता है तब यह बात होती है। मतलब 2 और 4 इसका सही होगा। 2 और 4 है, हाँ भाई है, ठीक है ना। आंसर नंबर ए होगा, कार्डियल एक्सिस में और क्या होगा, जड़त्वता के प्रधान में, गुरुत्व केंद्र में नहीं। गुरुत्व केंद्र जब स्थिर रहेगा तो स्थिर ही रहेगा। जब कार्डियल एक्सिस आपका विस्थापित हो जाएगा, अलग बलल हो जाएगा, यहाँ पे गुरुत्व केंद्र की जगह यहाँ पे यही लिख दिया होता गुरुत्व केंद्र ऊपर, तो यह भी इसके साथ इंक्लूड हो जाता, लेकिन यह इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कार्डियल एक्सिस और जड़त्व के प्रधानता में। जब जड़त्व का प्रधानता बोल रहा हूं, प्रधान एक्सिस में, मतलब जड़त्व का जो प्रधान अक्ष है, जो मेन एक्स है, अक्ष है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई असंतुलन है, तो आपकी शरीर भी क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, याद रखना। आंसर नंबर क्या होगा, ए होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन आप देखे नहीं होंगे, यही सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यही सब क्वेश्चन तो बीपीएससी में पूछ लिया था, आपका दिमाग खराब हो गया था, सर कैसे क्वेश्चन आया था, सर आपने कराया नहीं, ये नहीं। और जबकि मैंने कराया था, जाके प्रैक्टिस देखोगे तो मैं कभी भी एक ही पैटर्न को नहीं फॉलो करता। मैं आप जाके आप वीडियो देख सकते हो, कभी भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता कि हाँ सेम इसी पे क्वेश्चन आएगा। मुझे पता है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, मैं हर प्रकार के क्वेश्चन कराता हूं, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? विस्थापन एक वेक्टर मात्रक है। विस्थापन क्या है, एक क्या है, वेक्टर स्केल है, सदिश राशि है।
सदिश और अदिश क्या होता है? जिनमें दिशा नहीं होती वो अदिश होती हैं, जिनमें दिशा होती है वो क्या होती हैं? वो सदिश होती हैं, मतलब वो वेक्टर स्केल होती हैं। दूरी विस्थापन से अधिक हो सकती है, जो दूरी होती है वह विस्थापन से अधिक हो सकती है। कोणीय विस्थापन, मैंने बताया था विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन वह कोण है जो आरंभिक और अंतिम अवस्था के बीच बनता है। कोणीय विस्थापन क्या होता है? वह कोण है जो आरंभिक और अंतिम अवस्था के बीच में बनता है। कोण बराबर त्रिज्या अपान वृत्तांश। कोणों के मापन कोई क्षैतिज दूरी से होता है, ए बी सी डी, ए बी सी, ए सी डी, ए सी। बताओ क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आदमी एकदम टफ से टफ पढ़ता है और क्वेश्चन एकदम हलवा वाला दे देता है और आप उसको लाइटली लेके पढ़े नहीं रहते हो और दिमाग हिल जाता है। इसलिए सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, वो चाहे टफ हो, चाहे इजी हो, चाहे चार ऑप्शन वाले हो, चाहे कथन कारण का हो, कोई भी हो, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो चलो इसका आंसर बता दो तो देखते हैं कितना काम कर रहा है आपका दिमाग। हम्म तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विस्थापन एक वेक्टर मात्रक है, बिल्कुल, क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है। विस्थापन कहा जाता है किस दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है, मतलब वस्तु किस दिशा में विस्थापित हो रही है, अपने स्थान से दाएं हो रही है, बाएं हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, कहां विस्थापित हो रही, मतलब उसके साथ वेक्टर लगा हुआ है, वो वेक्टर स्केल है। फिर क्या कह रहा है आपका? फिर है दूरी विस्थापन से अधिक होता है, बिल्कुल, मैंने बताया था विस्थापन क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, सबसे मिनिमम जो दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु यहां से चली, यहां गई, यहां गई, यहां गई और फिर से अपने जिस बिंदु से चली थी उसी बिंदु पे आ गई, तो वह क्या होगा? वहां पे विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन हमारी क्या होती है? जो सबसे कम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यह भी बात सही है। और दूरी क्या होती है? दूरी तो मान लो यहां तक है तो ये भी चला जाएगा, ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, यहाँ पूरा काउंट करेंगे तो मानेंगे इतना दूरी हुई। कोणीय विस्थापन वह कोण है जो आरंभिक और अंतिम अवस्था के बीच बनता है। कोणीय विस्थापन वह कोण है जो क्या है कि जो कि आपका क्या होता है, जो आपका आरंभिक और अंतिम अवस्था के बीच में बनता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यह भी क्या है? तो कोणीय विस्थापन बिल्कुल होता है, वह क्या होता है? जो आरंभिक और अंतिम अवस्था के बीच बनता है, बिल्कुल कोणीय विस्थापन यही होता है। मान लो यहां है वस्तु, या मान लो वस्तु यहां है, तो इस जगह पे, तो यहां पे जो ये है और ये है, यहां तक वस्तु आई है तो यहां तक की दूरी, अगर वस्तु यहां आई है तो यहां से आरंभिक अवस्था ये है तो यहां से यहां तक का जो एंगल होगा मतलब वही माना जाता है। तो इसी को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं यार, मतलब अंतिम और आरंभिक सेम चीज है, सिर्फ क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या हो गया है, सही हो गया है। कोण त्रिज्या और वृत्तांश, त्रिज्या अपान वृत्तांश होता है, गलत बात है, कभी नहीं होगा। कोणों का मापन कोई क्षैतिज दूरी से होता है, बिल्कुल नहीं, यह भी गलत है। तो हम क्या कहेंगे? ए बी सी ही सही होगा, आंसर नंबर बी सही होगा, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से क्या सही है? सिर का झुकना द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। पैरों की अंगुलियों के बल पर शरीर को उठाना तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कोहनी का अंकुचन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कोहनी का विस्तार प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। मैंने अभी आपको बताया ट्राइसेप कब काम करता है, ट्राइसेप कब काम करता है, ट्राइसेप आपका कब काम करता है? ट्राइसेप जो होता है जब हाथ का क्या होता है, फैलाव होता है तब, मतलब विस्तार होता है तब, उस समय ट्राइसेप काम करता है। तो बताओ।
देखो जब इसकी बात मैं करूंगा, तो देखो अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैंने बताया था जो आपका पी वाले जितने भी हैं, पी जिनमें जिनमें आता है वो क्या होता है, वह आपका सेकंड क्लास का लीवर होता है। क्या होता है, सेकंड क्लास का लीवर होता है। याद रखना, ये मैंने बताया था पी वाले जितने भी होते हैं। और सर का नॉडिंग हेड मैंने बताया था किस क्लास का लीवर है, तो नॉडिंग ऑफ हेड जो होता है वह प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, ना कि द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, यह याद रखना। तो यह क्या है, याद रखना, सिर का झुकाना द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, कतई नहीं, इसको हटा दो। पैर की उंगलियों के बल शरीर को उठाना तृतीय प्रकार, बिल्कुल नहीं, ये तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक आता है, और ये आता है आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। कोहनी का अंकुचन तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। अंकुचन मतलब फ्लैक्शन, क्या, फ्लैक्शन। तो जब वो फ्लैक्शन होगा, कोहनी का क्या होगा, फ्लैक्शन होगा, तो उस समय क्या होगा, फ्लैक्शन होगा मतलब बाइसेप काम करेगा। क्या काम करेगा, बाइसेप काम करेगा। तो जब बाइसेप काम कर रहा है मतलब अंकुचित हो रहा है, संकुचित हो रहा है, फ्लैक्स हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक सही है। जब कोहनी का विस्तार होगा, एक्सटेंशन हो रहा है, तो कोहनी का एक्सटेंशन क्या कहलाता है आपका, सेकंड क्लास का लीवर का, सॉरी प्रथम प्रकार का लीवर कहलाता है, मैंने अभी बताया था और कल भी बताया था। तो ये दोनों सही है, सी और डी ही इसका आंसर होगा। याद रखना क्या होगा, सी और डी आंसर होगा। इसको भी सी बता रहे हो मेरे भाई, इसको भी ये बता रहे हो, क्या यार किस जगह पे हो तुम लोग। कल ही अभी मैं पढ़ाया हूँ सारी चीजें और आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो, इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है तुम लोगों की। क्या पढ़ रहे हो मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा के करो ना क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही क्यों घबराने लगते हो, क्या हो जाता है तुम लोगों को। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को समान और विपरीत बल के साथ आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों वस्तुओं के परिणाम के गुणनफल के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी से प्रतिलोम अनुपातित होता है। गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। बच्ची सिंह जी गुड इवनिंग। क्लास को देखो भाई लाइक कर दो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यह होगा गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वह दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी से क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है। मतलब उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिलोमानुपाती को मतलब व्युत्क्रमानुपाती। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह क्या होता है, दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है उसके क्या होता है, विक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना, अगर उन दोनों के बीच की, दो वस्तुओं के बीच की अगर दूरी को हम क्या कर देंगे, अगर दूरी को बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उन दोनों पिंडों की दूरी को पास कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना क्या होगा, देखो जब हम क्या करेंगे, जब दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे में क्या होगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कब ज्यादा होगा, जब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम कर रहे हैं तो बल क्या रहेगा, बढ़ेगा। बल क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर उसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बल क्या होगा, कम हो रहा। उनके बीच डिस्टेंस हम ज्यादा कर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा नहीं हो रहा, वो कम हो रहा है। ये कहता है, इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, जब एक दूसरे के विपरीतता काम करने लगते हैं। चलो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन में तुम परेशान होते हो, तो इसे भी देख लो। कोणीय पथ में विस्थापन, ठीक। दूसरा, वस्तु आरंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के मार्ग में क्षैतिज अक्ष पर गतिमान होता है।
वस्तु आरंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण पर क्षैतिज अक्ष पर घूमती है। समय की तुलना में वस्तु द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, कोणीय विस्थापन, कोणीय गति, कोणीय वेग, कोणीय दूरी। बताओ, आपसे कभी भी याद रखना है, फिजिकल एजुकेशन के कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स में आपको अगर दूरी के विषय में पूछेगा, डिस्टेंस के विषय में पूछेगा, आपको विस्थापन के विषय में पूछेगा, आपको वेग के विषय में पूछेगा, आपको गति के विषय में पूछेगा, तो वो सब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर आपका वेलोसिटी, एंगुलर आपका मोशन, इसी के विषय में वह बात करेगा। स्ट्रेट या लिनियर मोशन के विषय में बात नहीं करेगा, लिनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के विषय में बात नहीं करेगा, लिनियर मोशन के विषय में बात नहीं करेगा, लिनियर वेलोसिटी के विषय में बात नहीं करेगा। वो जब भी करेगा वह सब हमेशा कोणीय ही करेगा। क्या करेगा? कोणीय ही करेगा। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? अब तो दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर दें, लो और बड़ा कर दिए। अब सही है ना? बिल्कुल आएगा भाई, टीआरई 4 क्यों नहीं आया? आप लोगों के दिमाग में यह बात कौन डाल दिया है? कौन मूर्ख इंसान है यह डाल दिया है कि टीआरई 4 नहीं आएगी क्योंकि टीआरई 3 में सीटें कम थी? अरे भाई, टीआरई 3 में सीटें, इस पे भी आज मैं क्लास के बाद जो है आप लोगों को जब एक नोटिफिकेशन लेके आएंगे तो उसमें हम बताएंगे, यह भी आपका डाउट क्लियर कर दें। अरे भाई, जब टीआरई 3 को क्यों नहीं समझते हो? टीआरई 3 की जो सीटें आई हैं वो नए अध्याचन से नहीं आई थी, नया नहीं मांगा गया था आयोग से, शिक्षा विभाग से। वो जो सीटें आई थी वो बैकलॉग की सीटें थी, मतलब जैसे कुछ सीटें ऐसी थी, जितनी सीटें निकली थी टीआरई 2 में वो पूरी सीटें भरी नहीं, उसमें से 55 से 60 सीटें बाकी रह गई, और वही 55 से 60 सीटों को वेटिंग लिस्ट निकालने के बजाय उसने टीआरई 3 को वैकेंसी के रूप में दे दिया, और आप घबरा गए कि टीआरई 3 में इतनी कम सीटें हैं तो टीआरई 4 आएगा ही नहीं। कौन मूर्ख बता देता है? कौन तुम लोगों को समझाता है जी? तो देखो, ए का क्या होगा? कोणीय पथ में विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय पथ में क्या होगा? विस्थापन, वह क्या होगा? कोणीय वेग। मैंने बताया था ना कोणीय वेग क्या होता है। ये वस्तु है, वस्तु का जब वही ये गति चेंज होगा इसी को कोणीय वेग कहते हैं, मतलब उसका विस्थापन चेंज हो रहा है, बार बार बदल रहा है ना। पथ में विस्थापन, उसका जो रास्ता हो बार बार बदल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। वस्तु की आरंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के मार्ग में क्षैतिज अक्ष की गतिमान होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको आप क्या बताओगे? मैंने आपको बताया था कि उसको हम क्या कहते हैं? कोणीय दूरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मार्ग की बात आ गई, पूरे रास्ते की बात आ गई, मतलब वह कोणीय दूरी हो गई। वस्तु आरंभिक था अंतिम स्थिति के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण में क्षैतिज अक्ष पर घूमती है। यह बात क्या होती है? तो यह बात जब भी होगी वह बात क्या हो जाएगी? तो आप क्या बताओगी कि वह क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी आपका कोणीय विस्थापन। मैंने बताया जो सबसे कम दूरी होती है शुरुआती बिंदु से, जो सबसे कम दूरी होती है उसी को तो हम विस्थापन कहते हैं। तो इसमें भी होगा, बस कोण लगा देगा। समय की तुलना में वस्तु द्वारा तय की गई कोणीय दूरी को कोणीय गति कहते हैं। समय लगा दिया साथ में तो कोणीय गति हो गया। यही है। अब ये बताओ क्या होगा? एक का तीन, एक का तीन किसमें है? केवल और केवल बी में है, और यही आपका आंसर होगा। चलो एक बार अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करके क्लास को लाइक कर दो। जड़त्व इनर्सिया, संवेग मोमेंटम, भार वेट, आवेग इंपल्स, बल गुणित समय, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित गुरुत्व त्वरण। एबीसीडी एबीसीडी, 2 4 1 3, 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 1 2 4। क्या होगा जल्दी से बताओ?
बताओ जड़त्व या इनर्शिया। अगर मैं बात करूं जड़त्व इनर्शिया का, संवेग मोमेंटम का, भार वेट का, आवेग इंपल्स का, तो इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। जब कोई वस्तु क्या गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब जड़त्व या इनर्शिया क्या होती है, वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है, याद रखना। बात करें अगर हम संवेग मोमेंटम की, तो संवेग क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग किस पर निर्भर होता है, तो आप क्या बताओगे, संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणित वेग। क्या F बराबर ma होता है ना, क्या होता है, तो वो बल का हो गया, ठीक, वो क्या हो गया, बल का हो गया। लेकिन संवेग की जब भी बात आएगी, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। जो भार मतलब क्या होगा, जब मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान, ये आपको न्यूटन के दूसरे नियम में मैंने बताया था ना आपको कि संवेग क्या होता है, त्वरण का सिद्धांत क्या कहता है। तो त्वरण का सिद्धांत जो होता है वह यही कहता है कि जो त्वरण होता है वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और अधिकतम त्वरण तथा गति में क्या होती है, दक्षता होती है। मतलब यह कह सकते हैं कि अधिकतम या उच्चतम त्वरण को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी बल मौजूद हैं सभी मौजूदा बलों का क्या करना पड़ेगा, हमें समय के अनुसार प्रयोग करना पड़ेगा, तो वह क्या हो जाएगा, वही संवेग हो जाएगा। तो त्वरण के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को पढ़ लेना। क्या होता है त्वरण के सिद्धांत, दो सिद्धांत तो मैंने यही बता दिया। तीसरा सिद्धांत त्वरण का यह होता है कि जो भी आपका शरीर होता है वह शरीर का अर्धव्यास या त्रिज्या का कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, याद रखना। अब क्या कर रहा है, भार वेट क्या होती है, तो आप इसको क्या बताओगे कि यह क्या होती है, तो यह जो होती है भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्व त्वरण, ठीक। आवेग या इंपल्स बराबर क्या होता है, बल गुणा समय, क्या होता है, बल गुणे समय होता है। तो याद रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। वेरी गुड, आप लोगों का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, इसी तरीके से तैयारी करते रहें, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। एक चूड़ी, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर मैकेनिकल लाभ प्राप्त किया जा सकता है, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड का, श्रेणी दो और श्रेणी तीन का, श्रेणी एक और श्रेणी तीन का, श्रेणी एक एवं श्रेणी दो का, बताओ। राजेश बिसेन जी, मेरा एक ही सुझाव है कि जो भी टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी और अच्छी तरीके से हो जाएंगी, ठीक है ना। वो हलवा वाले क्वेश्चन ले आके और हलवा बना के परोसने में मजा नहीं है, थोड़ा मेहनत करेंगे चीजें हो जाएंगी आराम से, ठीक है ना। क्योंकि अभी टाइम है, अभी पढ़ लें और ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। चलो 4 आर्म अपान रेजिस्टेंस आर्म मैंने बताया था ना। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमें फोर्स आर्म अपान रेजिस्टेंस आर्म, तो फोर्स आर्म अपान रेजिस्टेंस आर्म में जब मैं बताया, मतलब फोर्स आर्म अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारी फोर्स आर्म जो होगी वह क्या होगी, वह अगर बड़ी होगी, एफर्ट आर्म जो होगी वह बड़ा होगा, तो हमको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। अब फोर्स आर्म किसमें बड़ी होती है, किस चीज में फोर्स आर्म बड़ी होती है, तो आप क्या बताओगे। तो देखो पहला नंबर तो मैकेनिकल है ही, क्योंकि पहले में हम तीनों फायदा उठाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का फायदा उठाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि उसके बाद में फिर कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे। तो याद रखना
पहला नंबर। अब इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना जिस प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, एक से कम, मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम आता है, क्या आता है, मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम आता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो हमारी मैकेनिकल लाभ है वह ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक, और एक हमेशा जो है मैकेनिकल एडवांटेज एक हमेशा किसका आता है, वह आता है फर्स्ट क्लास लीवर का और थर्ड क्लास लीवर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। तुम लोग क्या बताए हो भैया, बी 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 बी, बिल्कुल। टाइप 2 में फोर्स आर्म क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन याद रखना मैंने क्या बताया, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था, कल ही बताया था, फोर्स आर्म अपान क्या होगा, रेजिस्टेंस आर्म, क्या होगा, फोर्स आर्म मान रेजिस्टेंस आर्म। ठीक, तो जब तीनों लीवर में तुम निकालोगे तो जिसका भी एक आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना, एक आ जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वही जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या देता है, मैकेनिकल प्रॉफिट देता है, याद रखना। किसी दौड़ प्रतियोगिता में समय की तुलना में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेरी गुड भाई, जो भी सी बताए हो उन लोगों का सबका सही है भाई, मैं कहां कह रहा हूं। साजिदा खातून जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो साजिदा जी। किसी दौड़ प्रतियोगिता में समय की तुलना में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, मैं क्या बताऊं कि उसको क्या कहते हैं, कितनी बार मैंने बताया है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग अपान समय या टाइम, क्या होता है, त्वरण बराबर वेग अपान टाइम। ठीक, और वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। ये जो वेग होता है, वेग और जो आपका त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, इस वेग और एक्सीलरेशन इन दोनों का क्या परिमाण और दिशा दोनों जो है हर पल बदलता रहता है, दिशा दोनों हर क्षण क्या होता है, बदलता रहता है, यह याद रखना। ठीक, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम जाना जाता है, परिणामिक बल, त्वरण, जड़त्व, पारस्परिक कार्यवाही। भाई अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को सारे लोग लाइक कर दो, क्योंकि देखो भाई लाइक में पैसा वैसा नहीं लगता है। हाँ भाई नहीं भी करोगे तो वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन लाइक में पैसा वैसा नहीं लगता है, अभी से मैं बता दे रहा हूं। तो क्या होगा, न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है यह क्या है, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है क्या, पारस्परिक कार्यवाही का नियम। इसको हम और क्या बोलते हैं, पारस्परिक कार्यवाही का नियम, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम हम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। न्यूटन का तीसरा गति का नियम है, अब देखो वही क्वेश्चन फिर बदला, अब इसमें ऑप्शन में हेर फेर किया है, जड़त्व का नियम, त्वरण या एक्सीलरेशन का नियम,
ऊर्जा का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन सारे वही रहेंगे, बस शब्दों का फेर रहेगा, शब्दों का उलझन रहेगा, और आपको उन्हीं शब्दों के उलझन में वह उलझाएगा और आप उलझ जाओगे। तो क्या कहेंगे इसको, इसको हम एक्शन टू रिएक्शन कहेंगे। अगर तो तुमको एक थप्पड़ मारेगा तो तुम भी उसको एक थप्पड़ जड़ दोगे, ठीक है ना। महिलाएं, अगर तुम्हारे पति तुमको एक थप्पड़ मारे तो एक थप्पड़ तुम भी जड़ देना। शादी का मौसम चल रहा है, शादी के बाहर में काफी लोग बिजी होंगे इस समय, कुछ लोगों की शादी खुद की भी होगी, हाँ, तो इसलिए ज्यादातर लोग शादी ब्याह कर रहे हैं। और अगर एक बार आप लोग शादी ब्याह छोड़ोगे तो संबंध तो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। आदमी सोचता है कि संबंध टूट जाएगा, पढ़ाई तो होती रहेगी जिंदगी भर, एग्जाम तो जिंदगी भर आते रहेंगे, शादी अगर किसी से रिलेशन टूट गया तो फिर दोबारा जुड़ी नहीं रहेगा। याद रखो भाई, अगर पैसा रहेगा तो अच्छे अच्छे आके फिर रिलेशन जोड़ लेते हैं, पैसा नहीं रहेगा तो अच्छे अच्छे रिलेशन तोड़ लेते हैं। लोग अभी कुछ कहेंगे कि सर ऐसा नहीं है, मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये हकीकत की बात है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए शादी के मौसम में शादी से ज्यादा बिजी है आपका पढ़ना, ठीक है ना। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम इस रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम संवेग का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग का नियम। किसी के हस्बैंड उस्बैंड देख रहे होंगे तो किसी दिन हमको बुला के फोन ऑन करके कहेंगे कि आप मेरी वाइफ को क्या करते हैं, भड़काते हैं मेरे प्रति, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल वैसे भी ये मेरे केवल बताने मात्र से नहीं है, आजकल की महिलाएं अपने पति को धुन देती हैं। चलो, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कह रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, दूरी और दिशा का नियम। देखो इसमें भी फिर बदल दिया, यहाँ पे त्वरण का नियम दिया है और इस वाले क्वेश्चन में देख लो क्या दिया है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। सेम प्रकार के क्वेश्चन क्यों लाया, क्योंकि उनमें डिफरेंसेस क्या है आपको उनको देखने की जरूरत है। देखो इसमें क्या दिया, इसमें संवेग का नियम दे दिया है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, संवेग का नियम। और यहाँ क्या दे दिया है ऑप्शन में, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, दूरी और दिशा के नियम। तो इसको हम क्या कहते हैं, त्वरण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण का नियम कहते हैं। तो दोनों में सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। सचिन तोमर कुछ दूसरा ही उदाहरण दे देते सर। क्या है भाई, लग रहा है तुम प्रताड़ित व्यक्ति हो क्या मेरे भाई, ऐसा न हो भाई, परेशान न रहो, ऐसा कुछ नहीं देंगे उदाहरण। यार ये सब उदाहरण इसलिए देते हैं ना कि क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें जो है ना आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये सब जो उल्टा पुल्टा चीजें आदमी बोल देता है ना, वो दिमाग में कहीं ना कहीं घर करके बैठी रहती हैं हंसी के ही तौर पर। क्योंकि देखो तुम इंटरेस्ट लेके किसी चीज को पढ़ रहे हो तो वो उतना चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन हंसी मजाक में तुम जो वीडियो देखते हो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ रही है। मूवी क्या होता है, मूवी में क्या होता है, सिर्फ बकवास होती है, वो बकवास तुम्हारे दिमाग में छप जाता है। लेकिन जो तुम अगर एक नॉवल लेके पढ़ो या बुक पढ़ो तो वो दिमाग में नहीं, नॉवेल तुमको एक बार रटोगे तुमको पूरी नॉवेल याद हो जाएगी, उसमें क्या कहानी है क्या सार है। लेकिन तुम कोई सब्जेक्ट लेके बैठो नहीं याद होगा। क्यों नहीं याद होता है, हम्म। चलो अगर मैं इसकी मैं बात करूं, खेल कूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है, तीसरे दर्जे का, द्वितीय दर्जे का, प्रथम दर्जे का, कोई नहीं। तो याद रखना थर्ड टाइप का जो लीवर होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है या प्रभावी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पैर की अंगुलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है, प्रथम श्रेणी का लीवर, द्वितीय श्रेणी का लीवर, तृतीय श्रेणी का लीवर। देखो उस समय मैं क्या बताया था, उस समय ऑप्शन वाले में आया था, उस समय ए बी सी डी करके ऑप्शन वाले में आया था। अब की बार कैसा आया है, अब की बार डायरेक्ट हिट किया है क्वेश्चन सीधे। ब्रजेश यादव, लड़ाई करवा दोगे सर जी पति और पत्नी में। नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, पत्नियां खाना देते रहे अपने पति को, हाँ, मेरी बातों से प्रेरित ना हूं, मैं एक उत्प्रेरक की ओर काम नहीं कर रहा हूं। और पति देव भी अपना चाल स्वभाव सुधारे रहे, मार न खाएं, ठीक है ना। दोनों लोगों को हम विनम्र निवेदन करते हैं, ऐसा काम कोई नहीं करेगा, हाँ, कि कल के दिन फिर पता चला कि बवाल हो जाए, हाँ, झूठे आप लोग पता चला आ जाए मेरे पास। चलो
पैर की उंगलियों के शरीर को उठाने किस बात का उदाहरण है? तो पैर की उंगलियों को क्या करोगे, कहता है ना 2 उंगलियों पे खड़े हो जाओ, 2 अपने पंजे पे खड़े हो, पंजे कितने 2, तो 2 हैं तो पैर की उंगली, पंजे कितने 2, तो पंजे के बल खड़े हो गए, मतलब पैर की उंगलियों पे खड़े हो रहे हो, दोनों पंजों पे खड़े हो जाओ, तो दोनों पंजे से 2 से पंजे याद रखना, क्या 2 से पंजा और 2 से द्वितीय श्रेणी लीवर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा द्वितीय श्रेणी लीवर हो जाएगा। याद करने का कुछ भी तुम ढूंढ लो यार, जरूरी नहीं है कि मैं जो बताऊं वही तुम याद रखो, तुमको याद होना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने इसीलिए बोला था कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको कम से कम 80% चीजें यहीं पे रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है ना। चले बात करते हैं यंत्र विद्या की शाखा जो बल के कारण की व्याख्या करता है, मतलब आपका केंसियोलॉजी की वह ब्रांच जो फोर्स के व्याख्या करता है, फोर्स के विषय में बताता है, उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, कोणीय काइनेटिक्स, लिनियर काइनेटिक्स। तो याद रखना मैंने बताया था काइनेमेटिक्स किसकी बात करता है, यह गति की बात करता है, और काइनेटिक्स यह किसकी बात करता है, यह बल की बात करता है, यह बल की व्याख्या करता है। किसकी बात करता है, तो यह जो है यह आपके बल की बात करता है, यह बल की व्याख्या करता है। यही मैंने बताया था कि जो काइनेमेटिक्स होता है वह गतियों का अध्ययन करता है, काइनेटिक्स जो होता है वह बलों का अध्ययन करता है, याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर यांत्रिकी में कौन सा आंतरिक बल माना जाता है, आपके अंदर का बल कौन मानेगा, वायु का दाब, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, वेग और मांसपेशीय बल। तो याद रखना जो मांसपेशीय बल होता है यह आपका क्या होता है, आंतरिक बल माना जाता है। क्या बल माना जाता है, आंतरिक बल माना जाता है। देखो ये भी क्वेश्चन कथन और कारण वाले भी लाए हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन लाएंगे बच्चा, तुमको सब कराएंगे मेरे भाई। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक व्यवस्था में बल लाभ प्राय प्रेरक बल हेतु उपस्थित होता है। भारी बाधा को हिलाने में कम प्रेरक बल के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। दोनों ए और आर सही हैं, दोनों ए एवं आर सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। बताओ क्या होगा, क्या कह रहा है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है वह बल का लाभ प्रदान करता है हमको, और बल क्या होता है, वह क्या होता है, एक प्रेरक के रूप में उपस्थित होता है। प्रेरक क्या होता है, जो हमारे कार्य को बढ़ा दे। प्रेरक हम किसको, जैसे कि तुम पति पत्नी लड़ाई करते हो, लेकिन जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूं तो हो सकता है कुछ घरों में लड़ाई की मात्रा बढ़ जाती होगी, तो वह क्या है, वह प्रेरक है। देखा ना, हिम्मत का ना सर रोज लड़ाई कराते हैं, ठीक है ना। भारी बाधा को हिलाने में कम प्रेरक बल के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। जब भारी कोई बाधा होती है तो उसमें क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो उसको हिलाने में हमको क्या होता है, कम प्रेरक बल की क्या होता है, इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। उसमें बहुत ज्यादा बल लगाओगे तो क्या होगा, ताकत भी ज्यादा लगेगी। हमको कम बल में ज्यादा भार उठाना है, ठीक है ना। भारी बाधा को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं, कम बल में उसको उठाने की प्रयास करते हैं। वह क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हम बल के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए कम बल का प्रयोग करके हम ज्यादा सामान उठाते हैं। तो क्या होगा, दोनों ए और आर सही है। ए क्या होगा, ए एवं आर दोनों सही है, मतलब ए और तर्क सही है दोनों, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, और ये क्वेश्चन में आप क्या कह रहा है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अक्ष होता है, एक्सिस कहां होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में दाईं ओर, बाईं ओर, केंद्र में, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो सेंटर में होता है, बीच में होता है, तो वह होगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने के योग्य है, केवल बल, केवल गति, केवल शक्ति, बल तथा गति दोनों। तो मैंने क्या बताया था, यह 3 प्रकार से मैंने कल आपको समझाया था, इसको जितना बढ़ाते जाओगे
अगर मैं कह दूं रेजिस्टेंस आर्म बड़ा हो जाएगा तो यह किस रूप में काम कर लेगा, गति के रूप में। अगर मेरा क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस आर्म बढ़ने के बजाय क्या होगा, रेजिस्टेंस आर्म कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर्म कम हो जाएगा और क्या होगा, फोर्स आर्म बड़ी हो जाएगी। तो फोर्स आर्म बड़ी मतलब यह किसके रूप में काम करने लगेगा, बल के रूप में काम करने लगेगा। और यह अगर बीच में हो गया तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका सीसॉ की तरह काम करने मतलब संतुलन बनाने का भी कार्य करने लगता है। आंसर नंबर डी होगा, बल तथा गति दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का संवेग ज्यादा होता है तब वो ज्यादा दूरी तय करेगी, वो कम प्रतिक्रिया करेगी, वो कम दूरी तय करेगी, वो ज्यादा ऊंची जाएगी। देखो मैंने क्या बताया, देखो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। अब जब द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग है तो क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, तो देखो अगर मैं बात करूं, या संवेग को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, द्रव्यमान को M से, किससे, M से, वेग को V से मतलब वेलोसिटी से। P बराबर mv, पापा बराबर मम्मी वाला बेटा, पापा बराबर मम्मी वाला बेटा। तो ये जो मम्मी वाला बेटा है mv मतलब मम्मी वाला, तो ये जो मम्मी वाला बेटा है यही होता है संवेग। पापा बराबर मम्मी वाला बेटा, फादर बराबर माँ, ये सब याद रखो किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। तो याद रखना। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि वह क्या करेगा, जब इसका क्या होता है, गुणनफल होता है, मतलब जब वस्तु का संवेग ज्यादा होगा तो वस्तु क्या होगा, ढेर दूर तक जाएगी, क्या होगी, ढेर दूर तक तय करेगी, ज्यादा दूरी तय करेगी, याद रखना। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देख लो। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की यांत्रिक ऊर्जा संतुलन गति और शक्ति के रूप में प्राप्त की जाती है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बल भुजा और रोधी भुजा को फलक्रम आधार की स्थिति को इधर उधर करके भी बदला नहीं जा सकता है। ये 29 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। और ये वाला जो है ना, ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में अवरोध किन के बीच में होता है, तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें जो आपका एफ, देखो अब क्या होता है, देखो यहां पे क्या होगा, एक्सिस एक किनारे हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, एक किनारे हो जाएगा। और बीच में क्या होता है, मैंने आपको बताया है थर्ड क्लास लीवर में जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें बीच में क्या होता है, एफ होता है ना। तो वही कह रहा है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, रेजिस्टेंस बीच में हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्सिस एक किनारे, फोर्स एक किनारे। और इसमें फर्स्ट क्लास में एक्सिस बीच में और आपका क्या होगा, जो फोर्स और जो ये है ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस किनारे किनारे हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए जी, बताया द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में अवरोध किनके बीच में होता है, तो अवरोध जो है फोर्स और आधार के बीच में होता है। किसके बीच में, फलक्रम और फोर्स के बीच में होता है। 30 नंबर, 29 नंबर क्यों नहीं बताया, 29 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कैंसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से निम्नलिखित रूप में संबंधित। कैंसियोलॉजी खेल बायोमैकेनिक्स का विशिष्ट भाग है, खेल बायोमैकेनिक्स कैंसियोलॉजी का विशिष्ट भाग है। कैंसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स पूरी तरह भिन्न है, कैंसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक है ना भैया। कैंसियोलॉजी जो है मतलब बायोमैकेनिक्स जो है वो कैंसियोलॉजी का एक विशिष्ट भाग है, याद रखना। ठीक है, तो ये होगा आपका, और ये शायद मेरे ख्यालों से आपका
आखिरी क्वेश्चन है, रेखीय गति एक उदाहरण है, वक्रीय दौड़ की, सीधी दौड़ का, ऊंची कूद के लिए दौड़, लंबी कूद के लिए दौड़। तो क्या बताओगे? तो मैंने बताया रेखीय गति क्या होती है आपकी, सीधी दौड़ होती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको कौन से क्वेश्चन को छोड़ा है, यह आपका होमवर्क है, यह आपका क्या है मेरे भाई, यह आपका होमवर्क है। और होमवर्क आपका कौन सा है, ये 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर हमें कब देंगे, आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दें। कल फिर आप लोगों से मिलेंगे और प्लेन और एक्सिस को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑफलाइन कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसी प्रकार से अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो भी पीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पीएससी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो बिहार सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सक्षमता वाले सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो सक्षमता वाले भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 9628959237 पे संपर्क करना है, हमारी संस्था आपको सारी जानकारी दे देगी। इसके अलावा जो यूपी टीजीटी के तैयारी कर रहे हैं और 2 साल से खूब थ्योरी पढ़े हैं, अब उनको रिवीजन की जरूरत है, तो रिवीजन के लिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनका इसमें प्रैक्टिस भी होगा, रिवीजन भी होगा, सारी चीजें कराई जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, जय हिंद।